वेलकम बैक। स्वागत है आपका न्यू लाइट एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप लोग घर पे सुखी होगे, स्वस्थ होगे और सुरक्षित होगे। तो चैप्टर में हमने एक वीडियो देख लिया था जिसमें हमने चाइना की टाइमलाइन की बात कर ली थी। हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की टाइमलाइन की, जो कि खास सी डिफरेंस नहीं रखती है कुछ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर किए। कि आप देख सकते हैं टाइमलाइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कुछ खास डिफरेंसेस में होने वाला नहीं है। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या रही इंडिया और पाकिस्तान की टाइमलाइन। उसके बाद हम बात करते हैं कि चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे और कैसे जानेंगे कि क्या है इस वीडियो में नया और इस चैप्टर में खास। तो 1947 में होता है भारत का विभाजन और यहां से जन्म लेता है पाकिस्तान। ठीक है ना। बहुत से लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, इट्स जस्ट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले एग्जिस्टेंस में था नहीं, तो इंडिपेंडेंस तो हो ही नहीं सकती। इंडिपेंडेंस हुई थी किसकी? भारत की। ठीक है ना। तो जब 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ तब क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1951 में इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, जहां पर अगर आप देखिए स्क्रीन पर तो आपको नजर आ रहा होगा 1953 में पाकिस्तान का 2 साल पीछे चल रहा था। 1953 में पहला 5 ईयर प्लान आता है उनका। दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं तो अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। यहां पर देख सकते हैं तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। इंडिया में आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, बचपन का मतलब 6 क्लास ऑनवर्ड पढ़ते चले आ रहे होंगे कि इंडिया इज मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्मेट। ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपका सोशलिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है, दोनों का मिक्सचर। सेम पाकिस्तान में भी है, कोई अंतर नहीं है। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, जहां सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी वहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर देखने को मिलेंगे। उसके बाद है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पर एक चीज तो बोलनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया था। हालांकि हिंदुस्तान ने भी यही काम किया था कि हमने, आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा टर्म 1 में कि हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमने देख लिया था। और 1953 में इनका फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ। तो ये तो कहने की बात है कि हम, उन्होंने हमको कॉपी नहीं किया, किया है पूरी तरीके से कॉपी किया। अब करवे करेगा, छोटा आदमी है तो कॉपी तो करेगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। पाकिस्तान से बड़ा छोटा आदमी कहीं आपको मिलेगा दुनिया में? कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जो तारीफ की बात है वो ये है कि तारीफ कह लीजिए या कह लीजिए कि सिंपल एक पाथ को फॉलो कर रहा था। हमारे यहाँ के जो नेता थे वो खाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, वो देश की तरक्की पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हुआ क्या, उन्होंने देख लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट कर सके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो किया गया, लेकिन किसको ध्यान में रखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए और उस चीज में डेवलप करिए अपने आप को जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो। हालांकि इंडिया ने भी यही किया था, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। वो कहां पर हुई हम उस पर बात करेंगे। दूसरा है डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स। जितने भी इंपोर्ट्स हो रहे थे भारी मात्रा में, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? आपको पता है, कोटा और टैरिफ सिस्टम लगाया गया। हिंदुस्तान में सेम किया गया, पाकिस्तान में एक स्टेप इंडिया ने और आगे किया था। अगर आपको टर्म 1 का याद हो, जो लोगों ने मुझसे पढ़ा था या वीडियो ध्यान से देखा था, उसमें कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन कर दिया गया था कि ये यूनिट्स यही प्रोड्यूस करेंगी और उसको हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो उससे भी क्या था, डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल पर थोड़ा सा लगाम लगी थी। उसके बाद एक ग्रीन रेवोल्यूशन। यहां पर मैं बात कर रहा था, यही मैं बताने जा रहा था। यहां पर पाकिस्तान हमसे थोड़ा एडवांस निकला। उसने क्या किया, उसके यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था अर्ली 1960 में, और हमारे यहाँ 60 में कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मेट ड्राफ्ट होता है वो 1965 से देखा जाता है। ठीक है। 1965 से 70 के बीच में जो आपका पंजाब है, यहां पर आपका ग्रीन रेवोल्यूशन काफी सक्सेसफुल होता दिखाई पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स। हर देश में बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव ही जीवन का नियम है। ठीक है। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, तो मुंह तो हम इससे भी नहीं मोड़ सकते। चलिए पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स होते हैं 1988 में, इंडिया में होता है 1991 में। अंतर क्या है ये जान लीजिए।
आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को ये पता होना चाहिए। सिर्फ किताबों में छिपा देने से, टेक्स्ट को बदल देने से सच्चाई नहीं छुपेगी। डिजिटल इंडिया के जमाना आ चुका है, कितना भी छुपा लीजिएगा अब छुपने वाला नहीं है। पाकिस्तान जो 1988 में इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाता है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को अपनाता है, वो था वास्तविक इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 में जो था वो एडॉप्शन लिखा हुआ है। एक्चुअली इट वॉज नॉट एडॉप्शन, इट वॉज द इम्पोजिशन ऑफ एलपीजी ऑन इंडिया। जैसे कहते हैं ना कि कुछ शर्तें रख दी हमने, हमारे सामने रख दी गई थी, तो हमने उसको स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए जीत का विषय नहीं है फिर भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं, मान लेते हैं। तो पहले एक बार पाकिस्तान का टाइमलाइन पूरा कर लेते हैं, फिर हिंदुस्तान का करते हैं। तो 1988 में क्या हुआ? इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को काफी महत्व दिया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में। गवर्नमेंट ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर से अगर आप आगे आते हैं, कुछ नई नई चीजों में आप इंडल्ज होते हैं, खुद को वहां पर साबित कर देते हैं, तो हम आपको कुछ प्रिविलेजेस और कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। आमतौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कर देना, इंडस्ट्री और फैक्ट्री सेटअप के लिए आपको लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट और टैक्स ड्यूटी फ्री कर देना। इस तरह से काफी चीजें, सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी थी। रिसीव्ड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम वेस्ट। अंदर देख रहे हैं, रिसीव्ड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट से इनको हेल्प मिलती है। हम लोग को क्या हुआ था? हम लोग को कटोरा लेके मांगना पड़ा था, दे बाबा के नाम तुझको कांग्रेस रखे। एफडीआई इन पाकिस्तान ये जो दो हैं, ये थे गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए। लेकिन वही है ना भैया, राजनीति हर जगह की गंदी है दोस्त। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, बर्बाद करने का पूरा जो श्रेय जाता है वो जाता है वहां की गवर्नमेंट्स को। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडियन टाइमलाइन की। कुछ विशेष अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एलपीजी, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कुछ बहुत गर्व का विषय नहीं है, मेरे नजरिए से, आपके नजरिए से हो सकता है, और अगर लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसमें किसका सपोर्ट रहा? उसमें प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट रहा। गवर्नमेंट तो हालत खराब करके बैठा ही था। मैंने आपको बताया है 1980 के बाद से जिस तरह की कामचोरी जो देखने को मिली है गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसा प्रॉफिट का जो वहां पर सेटबैक हुआ है, वो सब कुछ बयां कर देता है कि भैया आपने कितना भयंकर काम चोरी किया है, लात खाने वाला काम किए थे उस टाइम पे। ऑल द रिस्ट्रिक्शंस लाइक टैरिफ वर रिमूव्ड, ठीक है। यहां पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में किया गया। यही अंतर होता है कि जब आपको कोई भीख देता है और जब कोई आपकी मदद करता है, दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे इनके मतलब नाजायज बाप अमेरिका बैठा हुआ था ना, वो हेल्प करने के लिए, तो उसने बोला तुम पैसा हमसे ले जाओ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया ने जब मांग लिया तो क्या भाई साहब आपको पैसा तो देंगे, लेकिन आपसे हम कुछ शर्त मनवा लेंगे। तो शर्त मानने का जो कीमत चुकाना पड़ा वो ये था कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी थी उसको आपको रिमूव करना पड़ा। यहीं से इंडिया का पतन चालू होता है। पतन इन द सेंस कि हम स्पीड में पीछे रह गए, दौड़ में पीछे रह गए हम लोग, ये समस्या आई। उसके बाद क्या है? चेंज इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द रोल ऑफ रेगुलेटर, आरबीआई बिकम फैसिलिटेटर। इन द सेम वे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जो प्रथा थी, लाइसेंस लेने की जो प्रथा थी, वो भी समाप्त कर दी गई। बैंकों को यह आजादी मिल गई थी कि बिना गवर्नमेंट के और आरबीआई के परमिशन के वो अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इंडियन बैंक जो थी उनकी कमर टूटनी ही थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे टाइमलाइन की। अब इन चैप्टर्स में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन के इस पड़ाव पर, जहां पर हम देखेंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे हो रही है। अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। एक्चुअली हुआ क्या, हम अपनी क्लास पढ़ाने लगे तो फिर हमको याद आया कि अरे यार वीडियो बनाना था, कुछ पार्ट उसका रह गया था, तो हमने कहा चलो यहीं से रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो देख लीजिए, कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं, कुछ ज्यादा लिखा भी नहीं गया इसमें, आपके समझ में पूरा आएगा कि 2020 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन कि कंपेयर एंड एनालिसिस द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड रीजन, ठीक है। तो सिर्फ डेटा को एक्सप्लेन कर देना कि क्या दिख रहा है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको क्या देना होगा? रीजन देना होगा, उसका वैलिड रीजन देना होगा कि भैया अगर ग्रोथ रेट इंडिया का 5.7 से 6.7 हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या है। अगर चाइना का घटा है 10.3 से 7.9 हुआ है तो उसका क्या रीजन है।
पाकिस्तान का अगर बहुत भयंकर तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया तो उसका क्या रीजन है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको इन चारों में से कोई एक दे देगा। और अगर दूसरे तरीके से पूछा गया तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपेयर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पॉइंट ए दे देगा जीडीपी ग्रोथ रेट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं क्या है ये। तो 1980 से 90 और 2011 से 15 का जो डेटा आपको दिया गया है इसके बेसिस पे कंपैरिजन करना है। ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी क्या होती है अभी आप लोग थोड़ा बहुत समझ लीजिए, क्योंकि जीडीपी क्या है ये अभी आपको आगे नेशनल इनकम बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। देश में जितना भी उत्पादन हुआ है, उत्पाद की बात नहीं कर रहे, उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो जितना भी उत्पादन हुआ है अगर उनकी मॉनिटरी वैल्यू को या उनकी मार्केट वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो आपको जीडीपी पता चल जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस यानी कि सकल, डोमेस्टिक माने घरेलू, प्रोडक्ट माने उत्पाद, यानी कि आपके देश की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है अगर आप उनका मॉनिटरी वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपको जीडीपी पता चल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ठीक है, वो 1980 से 90 में 5.7 था, जबकि यही बढ़कर कितना हो गया 2011-12 में 6.7। जबकि आप चाइना और पाकिस्तान को देखिएगा तो इनमें क्या हुआ है, घटा है जीडीपी। एक चीज में इंडिया आगे गया है वो है जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है ना? चलिए आप कुछ चीजों में आगे बढ़ जाना भी खतरनाक होता है, ये देखिएगा आगे आपको समझ में आएगा। तो पाकिस्तान का ये तो बात हो गई डेटा का। अभी रीजन की बात कर लीजिए। रीजन में सीधा सीधा ये है कि भाई चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चाय पी लेते, सर्दी का बड़ा टाइम है, आप लोग भी इंजॉय करिएगा। ठीक है? अब दिखा के नहीं पिएंगे, कुछ लोग नजरिया देते हैं। तो इंडिया और इनके बारे में बात अगर हम करें तो वैलिड रीजन की बात करते हैं। पाकिस्तान का तो एक ही फंडा है, वो है आतंकवाद। इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से लिख कर आइएगा एकदम डंके की चोट पर कि पाकिस्तान का जो ज्यादातर पैसा है, ठीक है ना, वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज यानी कि डिफेंस और आतंकवाद पे खर्च होता है। इसको लिख देने में कोई बुराई नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा, और हिंदुस्तान में तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता है। जो पाकिस्तान लवर होगा सिर्फ वही नंबर काटेगा, बाकी जितना इंडियन लवर्स होंगे वो कोनो नंबर नहीं काटेगा। और जितने शिक्षक होते हैं, ठीक है ना, वो सारे हिंदुस्तानी होते, प्योर हिंदुस्तानी, मतलब दिल से प्यार करते हैं बच्चों को, जो हिंदुस्तान की जय करता है। चलिए तो नंबर कटेगा नहीं कहीं से आपका। तो चाइना की जो विस्तारवाद नीति है ना कि इस देश पे कब्जा, उस देश पे कब्जा, आप चाइना का जब मैप देखिएगा, पुराना मैप और अभी का रिसेंट का मैप देखिए, गूगल ड्राइव आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो उसने तिब्बत को कब्जिया लिया, उसके आसपास का जो मंगोलिया का हिस्सा था उसको कब्जिया लिया। अभी क्या ये सब नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर देश की सीमा का विस्तार किया तो जीडीपी तो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं होगा भैया। कारण ये है कि जीडीपी का मतलब होता है कि आपने कुछ कैपिटल फॉर्मेशन किया। हमने जाके वहां 200 गोला, 200 बारूद, 400 मिसाइल हमने दाग दिया, ये कोई इन्वेस्टमेंट हुआ? ये कोई फॉर्मेशन हुआ? आप एक सीमा रेखा बढ़ा पाए अपनी, तो आप तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लिए भैया कि अपना ग्रोथ, अपना जो बाउंड्री था, पॉलिटिकल बाउंड्री था, वो आपने बढ़ा लिया, प्रोडक्शन आपका गिर गया, आपका सारा पैसा किस में लग गया, वो लड़ाई दंगे में लग गया, उनको फूडिंग देने में लग गया। ठीक है? तो ये जो विस्तारवाद की नीति थी ना चाइना की, ये इसका जीडीपी डाउन किया है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाइना को सब मैनेज कर लेते हैं। अब पाकिस्तान को बड़ा समस्या आ गया, 6.3 से सीधे 4 पे आ गया। रीजन आपको पता है, हम दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। अंत तक दिएगा, बड़ा मजेदार वीडियो होने वाला है। चलिए इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ रेट में। 2016 कंट्री वही है, ईयर वही है, सेक्टर बता देता हूं, एग्रीकल्चर जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, इंडस्ट्री जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, सर्विस जिसको हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसको पढ़ाते वक्त एक विशेष ध्यान रखना चाहिए टीचर्स को कि बच्चों को यह समझा जरूर दें कि प्रोडक्टिव इनकम क्या होती है और नॉन प्रोडक्टिव इनकम क्या होती है। ये इकोनॉमिक्स की किताबों में नहीं मिलता है, ये अपना यहाँ का दिमाग लगाना पड़ता है। डेवलपिंग कंट्री जब तक इस चीज को नहीं समझ पाएंगी कि प्रोडक्टिव इनकम क्या है, नॉन प्रोडक्टिव इनकम क्या है, तब तक उनके देश का, उनके यूथ का विकास नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी समझाते हैं कैसे। थ्योरी कहती है कि प्राइमरी से सेकेंडरी में जाइए, सेकेंडरी में टर्सरी से जाइए, तब विकास होता है। चलिए देख लीजिए क्या विकास हुआ है। पॉपुलेशन हिया की उठा के सीधे कहां चली गई, सर्विस सेक्टर में चली गई। सेकेंडरी सेक्टर बेचारा मार खा गया हमारा। ठीक है?
प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव का आपको फिलॉसफी समझाते हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ये दिमाग लगाती हैं। कैसे लगाती हैं? आप इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होती है, ये नॉन कोर एक्टिविटीज को हम क्या कर देते हैं, हम दूसरे देश को दे देते हैं, दूसरे को दे देते हैं काम करने के लिए, और तारीफ के लिए, झूठी तारीफ के लिए को देते हैं एक्सपर्ट है भैया ये एक्सपर्ट, इसीलिए इनको काम दिया ये वाला करने के लिए। काहे चीज का एक्सपर्ट भाई? कौन चीज का एक्सपर्ट है फिलीपाइंस? कौन चीज का एक्सपर्ट है इंडिया? नहीं। आप अपना नॉन कोर एक्टिविटीज किसके खोपड़ी पे मर दिए? हमारे खोपड़ी पे मर दिए, और कह दिए कि भैया देखिए इतना इंप्लॉयमेंट जनरेट हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कितना बढ़िया चीज है। ठेंगा बढ़िया चीज है। अब हम बताते हैं आपको, सारे यूथ जितने देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये ससुरे जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है इन्होंने किया क्या है, इन्होंने किया कि हम लोगों को कचरा साफ करने में लगा दिया। बोले हमारा नॉन कोर एक्टिविटीज आप लोग करिए, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एग्रीकल्चर। हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। आप उठा के देख लीजिए अमेरिका का, ठीक है, आप चाइना का यहीं पर देख लीजिए, सर्विस सेक्टर घटाया है। अगर आप कायदे से देखिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बूम आया इनके यहाँ। क्यों? इनके यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर को मेंटेन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होगा, ठीक है ना, रेट ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेंगी, तो हमको रॉ मटेरियल इनपुट की जरूरत पड़ेगी। तो इनपुट के लिए किसके यहाँ में कटोरा फैलाइएगा? 1991 में तो फैला चुके हैं, $7 मिलियन लोन ले लिए थे, $1 बिलियन, ठीक है ना। तो क्यों ऐसा हरकत कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा। यही है अंतर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव में, कि अगर मोदी जी ने कहा है कि स्टार्टअप लगाइए, ये करिए वो करिए, बहुत से लोग कह दिए पकौड़े बेचेंगे। अरे भैया मेहनत से कमाएंगे ना, पकौड़ा अगर बनाएंगे, ठीक है, तो कोयला कहीं से खरीदेंगे, तेल किसी से खरीदेंगे, मैदा किसी से खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, तब जाके ना हम पकौड़ा बना पाएंगे। और सर आप इसमें क्या कर लीजिएगा, और ऊपर से 2 लोग को नौकरी भी दे लेंगे, 2 लोगों को नौकरी भी दे देंगे हम। लेकिन अगर आप जाके जॉब करिएगा बीपीओ में, नमस्कार मैं फलाना कॉल सेंटर से बोल रहा हूँ कि क्या सहायता कर सकता हूं मैं, तो आपने क्या विकास का कर लिया देश का? कुछ नहीं। ये होती है नॉन प्रोडक्टिव इनकम, ठीक है ना। दूसरे देशों का जो कचरा साफ करने का काम होता है ये सर्विस सेक्टर। हाँ, सर्विस सेक्टर अगर बीपीओ के अलावा आप कहीं जॉब दे रहे होते तो हम मान लेते कि हाँ भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया सर्विस सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज डेवलप होती है हमारे यहाँ, और हमारे मेडिकल सर्विसेज डेवलप होती, तो हम मान लेते। सिर्फ बीपीओ का टोकरा लाके फोड़ देना और कह देना कि सर्विस में बूम आ गया, सर्विस सेक्टर में, और बहुत बड़ा इनकम, ये कहते हैं जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। इंडिया के यूथ को ये चीज समझ लेना चाहिए। चाइना ने देख लीजिए क्या किया। अगर चाइना में चाइना इतना बेवकूफ तो है नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पॉलिटिशियंस भी जानते हैं। क्यों इसने अपना सर्विस सेक्टर डाउन कर दिया? इसने अपने जो खोपड़े का कूड़ा था ना उठा के दूसरे खोपड़े में देखा, भैया तुम लेके जाओ इसको आगे तक। इंडिया वाले कहे हाँ भैया नौकरी मिल गया, काम मिल गया। क्या मिला है काम? कूड़ा ढोने का काम मिला आपको दूसरे का, तो ढोइए कूड़ा 8.4 लेकर। बराबर है, देखिए चाइना और इंडिया का बराबर हो गया है, ठीक है। और वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो 4.4। हालांकि इनके यहाँ कुछ अच्छा काम नहीं हुआ है, इनके यहाँ बस अच्छा काम यही रहा कि इनके यहाँ एग्रीकल्चर जो रहा वो मेंटेन रहा। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इन्होंने एग्रीकल्चर को क्या कर रखा था? मेंटेन कर रखा था। इनके इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉस हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे अगर बात करें तो कंट्रीज वही है हमारे पास, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, और हमारे साथ है हमारी चाय का साथ। एक बार एक घूंट चाय पी लेते हैं फिर आपको बताते हैं। बिना चाय के तो एनर्जी नहीं आती है। अगर धरती पे आज चाय नहीं पिए तो ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर वाले को, तो हमको तो कुछ पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा अपना। यहां पर है देखिए, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 1311 मिलियन इंडिया का, ठीक है। वहीं पर अगर आप चाइना की बात करें तो 1371 मिलियन है, और अगर पाकिस्तान का देखिएगा तो 188 मिलियन ओनली, ठीक है। बड़ा अंतर है इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो डेंसिटी का खेल है ना वो बड़ा गंदा वाला है, एकदम जैसे ना भूसा भर दिया जाता है ना कहीं पर, वैसे है। 441 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाइना और इनका देखिएगा तो 146 पर्सन पर किलोमीटर और 245 पर्सन पर किलोमीटर इन पाकिस्तान, ठीक है ना। जो मूर्ख हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि चाइना इंडिया से ज्यादा पॉपुलेटेड है, इंडिया से ज्यादा, भाई साहब एक थाली में 100 ग्राम चावल रखना और एक अंजूरी में 100 ग्राम चावल रखने में अंतर होता है। 100 ग्राम चावल आप इसमें रखिएगा तो गिर जाएगा, और थाली में रखिएगा तो कहीं गिरेगा नहीं। यही अंतर है चाइना और इंडिया के केस में।
तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इंडिया का पॉपुलेशन कम है, चाइना का ज्यादा है। नहीं, बाहर देख लीजिए, बाहर की अगर बात करिएगा ना तो समझ में आएगा। जो लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा वर्कफोर्स लगाइए, नहीं भाई साहब नहीं। आपके यहाँ तो टैक्स पेयर है, उनकी संख्या कम है, उसको यूटिलाइज करने वाले, ठीक है ना, वो ज्यादा है। इसका उल्टा चाइना में है। चाइना में टैक्स पेयर ज्यादा है, यूटिलाइज करने वाले कम है, इसीलिए उनका विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल, यहां पर देखिए सेक्स रेशियो, ठीक है, 9:9। पाकिस्तान हमसे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा क्या, ठीक ठाक ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा है। और ऐसा क्यों है, इसके विषय में हम सिर्फ क्लास में चर्चा करते हैं, यूट्यूब पे नहीं कर सकते वरना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन जो हम डेटा देंगे वो एकदम सत्य देंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बताते। चलिए फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, ये ऐसा क्यों है। बहुत से लोगों को लगता है, जो फेमिनिस्ट टाइप के लोग हैं, जो हर बार पे मानवता का झंडा लेके ऊपर चल देते हैं, उनको मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि थोड़ा धरातल पे भी ना जानकारी इकट्ठा कर लिया करिए। इंडिया में जो ये सेक्स रेशियो की कमी, इसके दो मुख्य कारण है। पहली, रूढ़िवादिता, ठीक है ना, पुरानी मानसिकता, और दूसरा मेडिकल फैसिलिटी का दुरुपयोग। अभी वो क्या है कि पहले ही पता लगा लेते हैं पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी का दुरुपयोग हो रहा है। डॉक्टर लोग अपने पेशे से बेइज्जती कर सकते, बेइज्जती क्या कह सकते, गद्दारी कर लिए हैं, ठीक है ना। ये भी एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर ये सेक्स रेशियो कम है। अब बहुत से लोग कहेंगे देखिए पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे नहीं है फिर भी अवेयरनेस, कोनो अवेयरनेस नहीं है भाई साहब। इसका कारण ये है कि जितनी लड़ाई ये लड़े हैं उसमें इनके यहाँ मेल पॉपुलेशन हमेशा मारी गई है। उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं, डेटा फैक्ट चेक कर लीजिएगा जाके, 62-65 की घुसपैठ, 1971, ठीक है ना, अभी बताएंगे उसको डिटेल में। उसके बाद क्या 99 कारगिल। ये तो बात हो गई ईयर्स की। अब बात कर लेते हैं कि कितना नरसंहार हुआ था। तो 62 की लड़ाई सब लोग जानते हैं। 1965 में भी जब लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तो ये पीछे से घुस गए थे लड़ाई करने के लिए। 71 की बात कर ले अगर, जो सबसे बड़ा जनसंहार हुआ पाकिस्तान की नपुंसक फौज का, वो ये था कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पर लगभग 2 लाख सैनिक इन्होंने भेजे थे, जिसमें बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, जिसने भारत से ट्रेनिंग ली, भारत से बोला कि हमको ट्रेनिंग दीजिए। यहाँ पर 30 लाख लोगों को इन्होंने जनरल संहार कर दिया है, लगभग 4 लाख लोगों को इन्होंने रेप कर दिया है, महिलाओं का, ठीक है ना। तो उनका हमको बदला लेना है, ठीक है। तो इंडिया ने ट्रेन किया उनको, एकदम ट्रेन कर दिया कि भैया ठीक है आप जाइए लड़िएगा। 93,000 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्डेड है कि 93,000 सैनिकों को तो सरेंडर करवाया इंडिया ने। और कितने मार दिए गए, 2 लाख तो काउंटिंग है कि इन्होंने 2 लाख भेजे थे। और कितना भेजे होंगे तो पाकिस्तान ने, डेटा तो झूठ बोलता ही रहता है। तो लड़ाई के बाद अपना लाश लेके नहीं जाता सैनिकों का, कह देता हमारा ये नहीं है, आई कार्ड निकलता तो पता चलता पाकिस्तानी है, ठीक है ना। तो इसकी तो कोई चिंता की बात नहीं। तो वो 3-4 लाख भेजा होगा, उसमें कोई गारंटी की बात नहीं है। तो ये क्या भाई साहब, ये क्या है ना कि ये इन्होंने अपने पुरुषों को वॉर में बहुत गंवा दिया है, इसलिए भी इनके यहाँ का सेक्स रेशियो कम है, ये हकीकत है। लेकिन ये कोई डिस्कस करता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। हम भी डिस्कस नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी क्या करें, मजबूर हैं सच्चाई बताने के लिए। थोड़ा सा हम तत्पर रहते तो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मत सुनिएगा आप लोग, हैं, इसे ध्यान रखिएगा। फर्टिलिटी रेट की बात कर लेते हैं, यहीं से पता चल जाएगा आपको कि जब फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, वो इसलिए है कि भैया पुरुषों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है ना। लड़ाई के लिए हमको सैनिक की जरूरत है, तो कैसे बढ़ाइएगा, तो ऐसे नहीं बढ़ाएंगे हम। और यहाँ पर जो 1.6 है चाइना का, ये 1 चाइल्ड जो नॉर्म लगाया गया था उसका परिणाम है, 1 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। तो ये यहाँ का है 2.3, बहुत ज्यादा है 2.3। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन, अगर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इनकी पॉपुलेशन कम है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा, तो कोई खास फर्क नहीं है। मल्टीप्लाई करा के भी अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो 2016 तक का जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है, उसमें ये कुछ इंडिकेटर्स है, और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का कंपैरिजन है। तो सबसे पहले रैंक पे बात कर लेते हैं। तो इंडिया और अगर चाइना की बात कर लें तो 91 यानी कि 40 का डिफरेंस है। और यहां अगर बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि साथ ही साथ चल रहा है मामला। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना सा है, जिएगा, जी का करिएगा क्या वैसे, चलिए ठीक है। इंडिया में 68 वर्ष है,
चाइना में 76 है और पाकिस्तान में 66 है। और 66 तभी तक है जब तक आप छांटे नहीं गए। छांटे मतलब बम लगा के ह्यूमन बम आपको ना बना दिया जाए। जीडीपी पर कैपिटा, टोटल जो जीडीपी है अगर उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर प्रति व्यक्ति कितना जीडीपी का हिस्सा उसके खोपड़िया पे आता है। तो इंडिया में अगर बात करें तो 6092 जो यूएस डॉलर है वो प्रति व्यक्ति आता है। वहीं पर अगर चाइना की बात करते हैं तो 14400 यूएस डॉलर प्रति पर्सन। अब यही से पता लगा लीजिए पॉपुलेशन का क्या है, ठीक है ना। जीडीपी अगर यही बात करेंगे यहाँ वाला डेटा उठाकर या वहां यहाँ वाला कि भैया बड़ा का लॉस हो गया इसको, टोटल कहीं लॉस नहीं हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ तो कर ही रहा है वो। यहां पर दिखाया गया कि 10.3 से 7.9। नहीं भाई, विस्तारवाद नीति के कारण ऐसा हो गया, लेकिन उनका जो एक्चुअल ग्रोथ है ना वो कहीं रुका नहीं है। ये तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखिए ना कि विस्तारवाद नीति के होने के बाद भी 7.9 मेंटेन्ड है, बढ़ती पॉपुलेशन के साथ भी, ठीक। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये होता है कि 1000 बच्चे मतलब प्रति बच्चे पर कितने लोगों ने या कितने लोगों को मृत्यु प्राप्ति हो गई। तो ये दुर्भाग्य का विषय है भारत के केस में कि 38 है, जबकि चाइना में सिर्फ 9 है और पाकिस्तान का तो खैर बात ये नहीं करिएगा 66 है, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। इस वाले केस में क्या है कि अभी तो जागरूकता आ गई है, मेडिकल में भी कह दिया गया कि आप लिंग का पता नहीं लगवा सकते कि बच्चा है या बच्ची है। पैदा होने के बाद पैदा होने के बाद उसका भरण पोषण में ही अंतर कर देते हैं। अगर लड़का पैदा हुआ है तो ले बेटा ये पी ले बेटा वो पी ले, अरे खा ले बेटा। लड़की पैदा हो गई गलती से, क्या करेंगे इसका, जिंदा है। बहुत से लोगों का एकदम दिल मजबूत होता है कि लड़का एकदम एकदम टॉप पे जाना चाहिए, लड़की का तो छोड़ो एकदम। थोड़ा सा जो आउटर एरिया वहां पर अभी भी थिंकिंग ऐसे चलता है, लड़की को एकदम खाना पीना एकदम कोई चिंता ही नहीं। लड़की बीमार हो गई तो घरेलू नुस्खा ही चल रहा है, छोटी बच्ची है बीमार हो गई तो घरेलू नुस्खे बजाय ठूसे पड़े हैं। क्या हुआ, गोदी में लेके वो मार हो रही है तो गोदी में लपेटे लेके चले गए, जला दिए, दफना दिए, कुछ भी कर दिए। ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, पहला रीजन है कि हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। दूसरा रीजन ये है कि कुछ पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी महामारी कुछ ऐसी है जो बच्चों में रहती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे टीकाकरण नहीं हो पाता, हेपेटाइटिस बी और इन सब का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, उनसे बच्चों की मौत हो जाती है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। तीसरा कारण ये भी है कि हम जो माएँ होती हैं उनसे जो बच्चों को डिजीज ट्रांसफर हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिससे बच्चों में मृत्यु दर बढ़ता हुआ देखा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी में। ये भी एक कारण है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि कुछ माओं में जो समस्या होती है मेडिकल, वो बच्चों में ट्रांसमिट हो जाती है जेनेटिक्स के थ्रू और उससे मृत्यु हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर लाख में डिस्कवर किया जाता है इसको। हालांकि ये अब कंट्रोल में है, 174, 27, 178 देख लीजिए। फिर यहाँ पर चाइना कितना बढ़िया काम कर रहा है, 27, 174, 178। भारत का और पाकिस्तान का लगभग एक जैसा है। इसका रीजन समझ लीजिए, जागरूकता बहुत आवश्यक है उम्र के किसी पड़ाव पर, और आप तो जिस उम्र के पड़ाव में है वहां पर जागरूकता बहुत अनिवार्य है। कारण ये है कि अब आप समाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं 12वीं के बाद। बहुत से लोग अबॉर्शन करवा देते थे, उसके बाद होता क्या है कि जब एक बार अबॉर्शन हो जाता है तो दूसरी बार क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। उसमें भी अगर आप ये कोशिश करिएगा तो मृत्यु ज्यादा पॉसिबल होती है, ठीक है ना। ऑपरेशन के थ्रू जितनी भी ये चीजें पॉसिबल होती हैं, जितना ज्यादा आप मेडिकल उसमें जाइएगा उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा मृत्यु का चांस बढ़ता जाता है। पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है जो डेटा सर्च करता है, और आपने हेल्थ वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि लगभग 38% माएँ जो है आयरन की कमी और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है ना, इनका शिकार हो जाती है। और इन्हीं की वजह से, यही रीजन की वजह से क्या होता है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर लाख वो देखने को मिल जाता है हमें। उसके बाद अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इन परसेंटेज। भारत में अभी भी 39% है, चाइना में सिर्फ 9 है और पाकिस्तान में 45% है। क्लियर। इसको समझ लीजिए ऐसा क्यों है। अगेन हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी गरीबी एग्जिस्ट कर रही है, डेंस एरिया है हमारे पास, कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, इनकी वजह से भी क्या है हमारे यहाँ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन पाए जाते हैं। पाकिस्तान का तो भाई
कहना ही कुछ है। वहां पर एक जो बेसिक रीजन, अब ये मैं नहीं कह रहा ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस कर रहा है पाकिस्तान, अगर ये पैसा आप अपने आवाम पे खर्च करें तो आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो पाकिस्तान में ये जो अंडर नरिश चिल्ड्रन की संख्या है, एक कारण ये भी है कि जो फैमिली एक्सपेंशन प्रोग्राम होता है ना इनका, ये बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है अवेयरनेस की कमी, तीसरा कारण पॉवर्टी है, और चौथा कारण जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर ही जाता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होगा तो अपना भरण पोषण वो कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि क्या था कंपैरेटिव एनालिसिस। ये तो एट अ ग्लांस हमने पूरा डेटा देख लिया। अभी अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि इन एक एक हेडिंग्स को आप इन 3 देशों के बीच में कैसे कंपेयर करके लिख सकते हैं। और दूसरी विशेष जानकारी ये मैंने भी सामान्य जानकारी दी है कि अगर ये शॉर्ट आंसर में, देखिए प्रश्न मैंने आप लोगों से मैंने डिस्कस नहीं किया, ऑनलाइन वालों से, इस पे भी हम एक छोटा सा वीडियो बना के डिस्कस जरूर करेंगे कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। इसको अगर आप एक बार डिकोड कर लेते हैं तो तैयारी करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है एट अ ग्लांस था, इस पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। अगला वीडियो जब आएगा तो हम पर्टिकुलर टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे एक्सप्लेन करके आंसर दिया जा सकता है, और कैसे आप उसी सेम क्वेश्चन को 3 नंबर और 4 नंबर में मॉड्यूलेट करके आंसर दे सकते हैं। तो भैया ठंडी बहुत है, बने रहिए न्यू राइट एकेडमी के साथ, रजाई में घुसे रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो अपनी नॉलेज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो।